इसके लिए आपको थोड़े से फंडे आने चाहिए फिजिक्स के, अगर नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी लोड ना लें, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको ये अपने आप आ जाएगा, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो। लेकिन मैं हूं ना, किसका है ये तुमको, इंतजार में हूं ना, मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत करो। इसके लिए कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। देखें फिजिक्स की बात है, अगर एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, तो दो चार्जेस के बीच में, वैसे भी अपने को सीखनी है तो यही सीख लो, दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पर K आपका एक कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होती है, 4 पाई, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये K की वैल्यू होती है, ये आपके काम में आएगी। अभी तो आपको इसको लिख लो, भूल जाने दो, फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अगर चार्जेस सेम है तो फोर्स अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो क्या होगा, यहां पर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है यहां पे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, E। उसका फॉर्मूला बनता है K Q1 Q2 अपॉन R। क्या बनता है, K Q1 Q2 अपॉन R। अब ध्यान रखना, यहां पे जब आप चार्जेस के लिए रखते हो तो यहां आपको विद साइन रखना होगा, मतलब जब चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, K Q1 Q2 अपॉन R। जब चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, -K Q1 Q2 अपॉन R। फोर्स में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, लेकिन एनर्जी में आपको वैल्यूज विद साइन रखनी होती है। तो एक छोटी सी चीज आपको ये ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलिए दूसरा, फिजिक्स में आप एक थ्योरम पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। या आप एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को देख लो। देखो जैसे ये एक ब्लॉक है, कोई भी पार्टिकल है m मास का, अगर ये चल रहा है, चलते चलते ये रुक गया, तो ये जब चल रहा था तो इसके पास क्या थी, मान लो काइनेटिक एनर्जी थी 12 mv²। जब ये रुक गया तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना है ना। बस तो इन दो चीजों से हम यहां पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो आप मुझे जगह दो फटाफट से, करें शुरू। चलिए ध्यान से देखना, हमने अभी भी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसमें हमने देखा कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसे चल रहा था और चलते चलते वो घूम के वापस जाने लग गया। तो अल्फा पार्टिकल विच इज योर He2+ आयन, थोड़ा सा देखें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E बोल दूं, क्या बोल दूं, E, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो इसके चार्ज को मैं बोलूंगा 2E। क्या बोलूंगा, 2E। दूसरा, यहां पर आपने गोल्ड न्यूक्लियस रखा, आप गोल्ड की जगह कोई और न्यूक्लियस भी रख सकते हो। तो मान लो इसका एटॉमिक नंबर है Z। देखो मैं आपको न्यूक्लियस का चार्ज निकालना दिखा रहा हूं, इसका एटॉमिक नंबर Z है, जिस भी एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है। तो बताओ एटॉमिक नंबर Z है तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी Z होंगे। एक प्रोटॉन का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, Z × E। समझ में आ रहा है, तो चार्ज रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये सोडियम है तो इसका चार्ज हो जाएगा 11E, अगर ये क्लोरीन है तो इसका चार्ज हो जाएगा 17E, अगर ये गोल्ड है तो इसका चार्ज हो जाएगा 79 × E। सही है। अब आप देखें, ये अल्फा पार्टिकल चलेगा, तो बताओ ये दूर से आ रहा है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हो रहा है, ये आता जा रहा है लगातार इस गोल्ड न्यूक्लियस के पास, तो किसी एक पॉइंट के बाद, मान लो इस पॉइंट के बाद इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्शन शुरू हो गया। तो ये इसको अपने पास आने देना नहीं चाहता है, लेकिन ये अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसके पास आ रहा है, तो इसके रिपल्शन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, धीरे 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 कम होती जाएगी। कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा पास आता जाएगा रिपल्शन उतना ही बढ़ता जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। अब इस पॉइंट पर, अब देखो मैं इसको बोलता हूं, ये जो पॉइंट है, ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास इससे ज्यादा और डिस्टेंस पर नहीं आ सकता। इस पॉइंट पर क्या होगा, ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आएगा,
और अब इसके रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये भाई साहब घूमकर इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो? तो ये यहां से चला, लास्ट यहां पहुंचा और फिर वापस घूम गया। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस r0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कि ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है ये इस गोल्ड न्यूक्लियस के कितना लास्ट, कितना पास तक जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोला आपको समझ में आ रहा है? तो उसको कैलकुलेट कैसे करें? बहुत ही आसान है। देखो इस पॉइंट पर ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो मोमेंटरली किस पे आएगा? रेस्ट पर आएगा। तो अगर ये रेस्ट पर आएगा तो इस पॉइंट पर इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो एट द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, बताओ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल will be completely converted into its potential energy at r0। तो अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का होल स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? k q1। तो देखो q1 की जगह लिखूंगा 2e इंटू q2 की जगह लिखूंगा ze अपॉन r। सही है? दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो बस यहां से आपके पास फॉर्मूला बनेगा हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k ze स्क्वायर अपॉन r। तो आपको ये r0, आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पर आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करना है। बाकी वैल्यूज रखते टाइम यूनिट्स का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए या आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में भी चाहिए तो आप यहां सारी वैल्यूज SI यूनिट में रखें। K की वैल्यू मैं आपको बताना भूल गया, इसे दी गई होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अभी। तो 9 इंटू 10 टू पावर होती है, ठीक है ना? ये आपके पास वैल्यू बनती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है? तो रेयरली आपके काम में आएगा बट फिर भी बता रहा हूं, ये वैल्यू होती है, देख के लिख लेना आप। तो ये आप जब 12th में पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, M होता है अल्फा पार्टिकल का मास। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहां एक अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हो, एक अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4 AMU। तो अगर आप इसे kg में कन्वर्ट करो तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होगा। तो बाई चांस आपको यहां वैल्यू रखनी पड़े तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 ग्राम मत रख देना, गेम हो जाएगा आपका। एक अल्फा पार्टिकल है, सारी वैल्यूज आप SI यूनिट में रख रहे हो तो मास को भी kg में रखना होगा। यहां से आप R0 कैलकुलेट करोगे मीटर में, फिर आपको आंसर सेंटीमीटर में देना है तो सेंटीमीटर में दे देना, मीटर में देना है तो मीटर में दे देना। सही है? तो इसका एज सच डायरेक्ट वही एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा, इसलिए उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया है। आप कंफर्टेबल हो तो इसे यूज करो, वरना केमिस्ट्री के सिलेबस में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच नहीं है। ये सिर्फ मैंने आप कोई और मटेरियल अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको सिखाया है, बाकी आप इसकी टेंशन ना लें। और जैसे मैंने आपको बताया 12th क्लास में जब आप फिजिक्स पढ़ लोगे इलेक्ट्रोस्टैट, तो ये आपके लिए चुटकी बजाने के खेल जैसा होगा। चलिए, तो आज की चुटकी तो हम यहीं तक बजाएंगे, अगली चुटकी हम लोग बजाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमने आज देखा कि एक बहुत ही भयंकर चीज हुई। मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने बोला कि मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के हिसाब से एक पार्टिकल को मूव करते टाइम एनर्जी क्या करनी चाहिए? एमिट। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होती है। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, फिर हम बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, उसके यूजेस की, और फिर देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।